हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस जो टॉपिक है ये यूजी सेम 6 और पीजी सेम 4 दोनों के सिलेबस में है, तो दोनों के स्टूडेंट्स ये पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कीजिए। इस दिशा में सरकार की क्या भूमिका रही है, स्पष्ट करें। चलिए अब हम इसका विस्तारित चर्चा करते हैं। कृषि वित्त से आशय निवेश किए जाने वाले धन की उस राशि से है जो कृषि उत्पादकता में वृद्धि में सहायक होती है। उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण कृषकों की क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, किंतु कृषकों पर ऋण का इतना अधिक भार रहा है कि उल्फ समिति ने कहा है कि भारतीय कृषक ऋण के रूप में जन्म लेता है, अपने जीवन भर ऋणी रहता है और ऋणी रहकर ही मर जाता है। यानी कि भारतीय किसान जो होते हैं वो छोटे किसान होते हैं, उनके पास खेती करने के लिए कोई राशि जमा नहीं रह पाता, क्योंकि वो छोटे किसान होते हैं, कम उत्पादन करते हैं और ये उत्पादन जो है वो अपने पूरे वर्ष खाने के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, तो फिर वो बेच नहीं पाते, तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। कृषि वित्त की आवश्यकता, नीड फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस। कृषकों की सामान्य वित्तीय व्यवस्थाएं निकलसन के अनुसार इस प्रकार है। बीज, खाद आदि खरीदने के लिए कृषि व्यय, पशुओं, औजारों तथा कच्चे माल की खरीद, भूमि सुधार, सिंचाई, नाली तथा वृक्षारोपण के लिए, पुराने ऋण चुकाने के लिए अथवा मुकदमा आदि के लिए कृषि ऋण लेने की आवश्यकता होती है। किसानों को अनेक कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। कभी उसे भूमि, हल या बैल खरीदने अथवा सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो कभी सामाजिक कार्यों अथवा जीवन निर्वाह के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वो आवश्यकता। अब हम बात करेंगे कृषि वित्त के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। उपयुक्त आवश्यकताओं के आधार पर किसानों के ऋण की आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन। सामान्यतः इस ऋण की अवधि एक फसल से दूसरी फसल तक या 1 वर्ष की होती है। इस प्रकार के ऋण बीज, खाद, मजदूरी, औजार, जोत आदि के व्यय के भुगतान करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं और फसल बिक्री होते ही चुका दिए जाते हैं। अल्पकालीन ऋण की भुगतान की अधिकतम अवधि 15 माह होती है। नंबर 2 है मध्यकालीन ऋण, मीडियम टर्म लोन। इन ऋणों की अवधि 2 से 5 वर्ष तक मानी जाती है। इसके अंतर्गत किसान मवेशियों की खरीद, भूमि सुधार, पंप लगाने आदि के लिए ऋण प्राप्त करना चाहता है। इस ऋण की राशि किसान की साधारण देय क्षमता से अधिक होती है। पॉइंट 3 है दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन। इस प्रकार के ऋणों की अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष तक हो सकती है। इतनी लंबी अवधि वाले ऋणों की आवश्यकता भूमि में अस्थायी सुधार करने के लिए, कुआं खुदवाने, नालियां बनवाने आदि के लिए होती है। इन कार्यों में पूंजी निवेश से कृषकों को अनेक वर्षों तक निरंतर आय प्राप्त होती है। अब हम भारत में कृषि वित्त के स्रोतों की चर्चा करेंगे। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। भारत में किसान अपनी उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 2 प्रकार के स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, और ये 2 प्रकार हैं, गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत। पहले हम गैर संस्थागत स्रोत की चर्चा करेंगे। कृषि वित्त के इन स्रोतों का विस्तृत वर्णन निम्न है। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोत में साहूकार, देसी वर्कर, बैंकर्स व भूस्वामियों को सम्मिलित किया जाता है। ये लोग गांवों में किसानों की अधिकांश वित्त संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साहूकार तथा देसी बैंकर
प्रायः ऋण देने की समान पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि देसी बैंकर बड़े व्यापारियों को ऋण देते हैं तथा साहूकार के ग्राहक सामान्य किसान, मजदूर अथवा मध्यम वर्ग के लोगों किसानों को देते हैं। ये ऋण मकान, भूमि तथा कोई भी कीमती धातु को बंधक रखकर लिए जा सकते हैं। तो ये जो गैर संस्थागत ऋण है, इसको आप कोई भी चीज बंधक रखकर ही ले सकते हैं। अब हम संस्थागत स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, सहकारी समितियों व सरकार आदि को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में लगभग 65% ऋण संस्थागत स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जो निम्न है। वित्तीय संस्थाएं पहले हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हम नबार्ड को लेंगे। नबार्ड का फुल फॉर्म है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नबार्ड की चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का बराबर का योगदान था। वर्ष 1998 में इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया था, जिसमें रिजर्व बैंक का योगदान 800 करोड़ रुपए तथा केंद्र सरकार का 200 करोड़ रुपए था। यह अपनी ऋण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक से राशियां प्राप्त करता है। यह केंद्र सरकार की गारंटी प्राप्त बॉन्ड तथा ऋण पत्र जारी करने का भी संसाधन जुटा सकता है। वित्तीय संस्थाओं में हमारा दूसरा पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया, जिससे यह देश के कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास में योगदान दे सके। वित्तीय संस्थाओं का पॉइंट नंबर 3 है व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स। सन 1968 तक व्यापारिक बैंक कृषि में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता था, लेकिन 14 व्यापारिक बैंकों का सन 1969 को 6 बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात इन बैंकों के द्वारा अब कृषि वित्त में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाने लगा। ये बैंक अल्पकालीन तथा मध्यकालीन दोनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है। पॉइंट 4 है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। 30 जून 2000 को इसका सहयोगी बैंकों सहित इसकी 13,306 शाखाएं थी। 7 सहयोगी बैंकों में समस्त अथवा अधिकांश शेयर पूंजी एसबीआई के पास है। एसबीआई तथा इसके सहयोगी बैंक मिलकर देश के कुल बैंकिंग कारोबार का 26.2% तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए कारोबार का 31.9% कारोबार संभालते हैं। यह बैंक अपनी स्थापना से ही कृषि वित्त उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह निम्न प्रकार की सुविधाएं देता है। नंबर ए, जिन स्थानों पर केंद्रीय बैंक नहीं है या सहकारी समितियां ऋण देने में असमर्थ है, वहां सहकारी समितियों को यह बैंक प्रत्यक्ष ऋण देता है। पॉइंट बी है, यह बैंक सहकारी बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करता है। पॉइंट सी है, यह कृषि गोदामों को बनाने के लिए ऋण की सुविधा देता है। एसबीआई ने गांव अधिकृत योजना प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य गोद लिए गए अर्थात अंगीकृत गांव को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। अब हमारा पॉइंट 5 है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। किसानों की
दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। इन बैंकों का ढांचा 2 स्तर वाला है। राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है। यह बैंक अंचल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करते हैं। साधारणतः प्रतिभूतियों के मूल्य का 50% ऋण दिया जाता है। पॉइंट 6 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं कारीगरों को संस्थागत उधार उपलब्ध कराने के लिए देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। यह अधिकृत पूंजी केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की सलाह से काम कर सकता है, किंतु वह 25 लाख से कम नहीं होगी। 1982 में इन सभी बैंकों का नियंत्रण रिजर्व बैंक नबार्ड को सौंप दिया था। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद केंद्र या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों का स्थान होता है जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। हम लोगों ने संस्थागत स्रोत में वित्तीय संस्थाएं पढ़ लिया, जिनमें हमने 7 पॉइंट्स पढ़े। अब हम वित्तीय संस्थाओं के बाद सरकार यानी कि गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर फाइनेंस जुटाने में क्या हेल्प होता है। कृषि साख की व्यवस्था राज्य तथा केंद्र सरकार भी करती है। राज्य द्वारा कृषि भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 तथा कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत किसानों को तकावी दिए जाते हैं। तकावी ऋणों का प्रारंभ अकाल, बाढ़ आदि के उत्पन्न संकट की स्थिति में सहायता के लिए किया जाता है, परंतु धीरे धीरे यह सरकार का नियमित कार्य बन गया। एग्रीकल्चर फाइनेंस में आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।